Jai Shri Krishna, welcome to our channel Maitre Academy. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon for latest updates. Now, on to the video. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है आरएनए। आरएनए अभी तक हमने डीएनए पढ़ लिया है, अब हम आरएनए को एज ए बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये पहला जेनेटिक मटेरियल था। इवन अब हमारे पास इनफ एविडेंस हो गया है जो ये सजेस्ट करे कि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हुए हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, वो आरएनए के इवॉल्व ही अराउंड ही इवॉल्व हुए हैं। आरएनए जो है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल भी यूज़ होता है और साथ साथ में एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। अब आपके सामने एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, कैटलिस्ट। इसको समझते हैं क्या है। ए अगर मान के चलो एक आपका रिएक्टेंट है जो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू बी बनाता है, बी इज़ योर प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में अगर 8 आवर्स लग रहे हैं, तो जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ये 8 आवर रिड्यूस होके हो सकता है ये 1 आवर हो जाए, हो सकता है ये हाफ एन आवर हो जाए। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट है वो पूरे केमिकल प्रोसेस को, उसके टाइमिंग को रिड्यूस कर देता है और केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो ऐसे ही कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं, जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। तो कुछ ऐसे मोस्टली हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जो आरएनए के नेचर में है। कुछ उससे मैं प्रॉपर एंजाइम नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आरएनए कैटलिस्ट होते हैं, जो एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि आरएनए एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया है, हो रहा है, तो ये रिएक्टिव होगा इसका नेचर, और क्योंकि ये रिएक्टिव है तो ऑब्वियसली ये अनस्टेबल होगा। इसलिए जो है डीएनए वो इवॉल्व हुआ है आरएनए से, और उसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस हुई हैं। किस में? डीएनए में काफ़ी सारी ऐसी मॉडिफिकेशंस हुई हैं जिसकी वजह से वो आरएनए के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हुआ है। अब कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन है? डबल स्टैंडर्ड नेचर। और ये डबल स्टैंडर्ड नेचर कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे GC AT, इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो G है वो C के साथ ही पेयरिंग करेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए। A जो है वो T के साथ ही करेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। A जो हमेशा T के साथ बाइंडिंग करेगा, G हमेशा C के साथ बाइंडिंग करेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को फॉलो करते हुए जो डीएनए है वो आपका डबल स्टैंडर्ड फॉर्म करता है। और कुछ भी अगर चेंजेस हुए हैं सराउंडिंग्स में तो उस पर इम्पैक्ट कम से कम पड़ता है, क्योंकि डीएनए जो है आरएनए के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो आपको यहाँ पर शो कर रखा है वाटसन एंड क्रिक का, वो मॉडल है। अब यहाँ पर आपको फिगर में नीचे लिख रखा है वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हम क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव, वो हम इस रेप्लिकेशन टॉपिक के अंदर अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जो डीएनए होता है उसका जो नेचर है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हम सबको मालूम है। हम इतने टाइम से इसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं कि इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो अब यहाँ पर एक कोट दिया गया है, इट हैज़ नॉट एस्केप्ड अ नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ये कुछ कोट्स है जो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में किए हैं। तो हम यहाँ पर हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो इस पैराग्राफ में है, जो हमें ये जस्टिफाई कर रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है डीएनए का। यहाँ पे जो लिखा गया है सेमी कंजर्वेटिव नेचर क्या है, अब इसको पढ़ लेते हैं। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे डीएनए है, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लूँ, ये रहा। अब ये जो हमारे पास डायग्राम में ये पोर्शन है, अगर आप इस पोर्शन में देखोगे तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन हो गया, ओपन अप करने का मतलब है कि ये स्ट्रैंड ऐसे इधर, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, और ये दूसरे वाला स्ट्रैंड ये है, एक ब्लू कलर में है एक पिंक कलर में है। ये अब जो ब्लू वाला है और जो पिंक वाला है ये न्यू
डीएनए सिंथेसिस करने के लिए एज ए टेम्पलेट ये फंक्शन करेगा। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक स्ट्रैंड, ये जब रेप्लिकेशन होता है तो ये जो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये ओपन अप हो जाएगा। तो ये जो एक स्ट्रैंड है ये न्यू सिंथेसिस करेगा, और जो न्यू सिंथेसिस के लिए ये जो स्ट्रैंड होगा वो एज अ टेम्पलेट यूज़ होने वाला है। ये जो है ये एज अ टेम्पलेट यूज़ होगा और ये भी एज अ टेम्पलेट यूज़ होने वाला है। तो ये अब आपका न्यू सिंथेसिस करने के लिए एज अ टेम्पलेट यूज़ होगा, और ये जो टेम्पलेट यूज़ होगा तब ये आपका अगेन वही कॉम्प्लीमेंट्री नेचर फॉलो करते हुए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनाएगा। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ए मॉलिक्यूल है, ये टी मॉलिक्यूल है, फिर टी है, ये जी है, ये टी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए जो है वो टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, और टी है ए के साथ है, जी है सी के साथ है। तो जब हम इस स्ट्रैंड को ओपन अप भी करते हैं, इस स्ट्रैंड को जब हम ओपन अप भी करेंगे तो यहाँ पर जो आपका यहाँ मैं शो कर देती हूँ, इसी चीज़ को यहाँ से शो कर देती हूँ, ए सी, ठीक है। ये जो अगर ये ओपन अप होगा तो अगर यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है जी, तो सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या है टी, तो न्यू स्ट्रैंड जो है वो इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड आई है, मान के चलो मैं यहाँ पे बना देती हूँ ए टी जी सी, या इसके कॉम्प्लीमेंट्री है टी ए सी जी, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये आपका अब मैं यहाँ पर आपको ग्रीन कलर से इसका न्यू बनाऊंगी। ये जो प्रीवियस वाला थे स्ट्रैंड ये ओपन अप हो गया है। अब जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स है इसका बनेगा टी, इसका बनेगा ए, इसका बनेगा सी, इसका बनेगा जी, ठीक है। और इसका अगेन इसका बनेगा ए, इसका टी, इसका जी और इसका सी, इस तरीके से। अब अगर मैं इस स्ट्रैंड को देखूँ, इस पूरे स्ट्रैंड को अगर मैं नोटिस करूँ तो इस पूरे स्ट्रैंड में ये ग्रीन वाला तो न्यू है, बट ये जो ब्लू वाला है ये तो पुराना है। उसी तरीके से अगर मैं इस स्ट्रैंड में देखूँ तो ये जो ग्रीन वाला है ये पुराना है, और जो ब्लू वाला है ये पुराना, जो ग्रीन वाला है वो न्यू है। तो अगर मैं इस पूरे की बात करती हूँ तो इस पूरे में आधा तो ये वाली स्ट्रैंड है तो प्रीवियस वाली है, और ये वाली न्यू है। तो एक तरीके से ये तो कंजर्व हो रहा है ना, ए टी जी सी तो कंजर्व हो रहा है, नो डाउट टी ए सी जी ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं, बट ये ए टी जी सी है तो पुराना ही कंजर्व हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आधा स्ट्रैंड जो है वो प्रीवियस स्ट्रैंड को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोला हुआ है। अब इसको पढ़ लेते हैं। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। आफ्टर द completion ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल would have one parental and one newly synthesized strand। अभी जो मैंने आपको शो किया था, एक तो इसके पास पुराना वाला होगा और एक इसके पास न्यू वाला होगा। इसलिए यहाँ पर स्कीम को इसलिए इन्होंने कह दिया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि एक तो इसका पेरेंटल है और दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, इसलिए यहाँ पर इसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोला गया है। अब यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ शो कर रखा है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किस चीज़ के लिए है, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया ना कि सेमी कंजर्वेशन नेचर होता है, तो अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो भी करना है। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्लेम नहीं कर सकते ना, साइंटिफिक वर्ड में हमें प्रॉपर प्रूफ देना पड़ता है। तो ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो हुआ है वो ई कोलाई में शो हुआ था। उन्होंने ई कोलाई एस्केरिया कोलाई लिया था, इसके बाद फर्दर प्लांट्स वगैरह हायर और ऑर्डर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन सेल्स में बाद में ये देखा गया। तो सबसे पहले ई कोलाई में हुआ था। अब 1958 में मेसेल्सन और स्टल ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो ये प्रूव कर सके कि यस जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है बाय सेमी कंजर्वेटिव नेचर के साथ। अब इन्होंने क्या सेटअप किया, मैं आपको डायरेक्टली ना ये डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको फिगर से ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुआ क्या है, मेसेल्सन और स्टल ने एक्सपेरिमेंट किया, ये इन्होंने यहाँ पर ये डीएनए का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। डीएनए के मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इसको न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया है। इन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिव जो आपका 15N
रेडियो लेबल किया है वो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से लेबल कर दिया 15N से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको हमने रेप्लिकेट होने दिया, नॉर्मली रेप्लिकेट हो रहा है। अब आप अगर यहाँ पर एक रेड कलर में और ग्रीन कलर में, या आप देख सकते हैं रेड कलर और ग्रीन कलर में हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास जितने भी डीएनए स्ट्रैंड था इनिशियली ये 15N लेबल्ड है, मतलब कि रेडियो एक्टिव हमने यहाँ पर 15N यूज़ किया है, रेड कलर का यूज़ किया है। हमने इसको रेप्लिकेट होने दिया नॉर्मल, तो नॉर्मल रेप्लिकेट हुआ। तो इस टाइम में जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स इंट्रोड्यूस करे वो हमने न्यूक्लियोटाइड इंट्रोड्यूस कर दिए 14N डीएनए वाले, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब क्योंकि यहाँ पर आपका ये पेरेंट डीएनए था, इसमें दोनों ही रेड कलर के थे, जैसे मैंने अब आपको कहा ना ये अनकॉइल्ड होंगे, ये खुल जाएंगे आपस में, ये खुल गए। तो ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो न्यू स्ट्रैंड के लिए एज ए पेरेंट स्ट्रैंड काम करेगा। तो यहाँ पर इसकी सिंथेसिस होगी, तो इसके ऊपर दूसरे नए सिंथेसिस होगी, दूसरी नई डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी, जो ये रेड कलर में आपको शो कर रहे हैं। तो ये जो अब न्यूक्लियोटाइड्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो है आपके 14N लेबल्ड, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए हैं वो अब लेबल्ड है अगेन, बट वो 15N ना होकर वो 14N डीएनए से लेबल्ड है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट जनरेशन 1। तो अब यहाँ पर आपका 15N न्यूक्लियोटाइड 15N न्यूक्लियोटाइड वाले डीएनए थे, यहाँ पर आपके अब हाइब्रिड आ गए हैं 14N और 15N, तो यहाँ पर दोनों आपके पास आ गए हैं। अब हमने फर्दर फिर इसको रेप्लिकेट होने दिया 20 मिनट, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास सेकंड जनरेशन में जो है ये यहाँ पर एक पूरा का शो हो रहा है आपका 14N डीएनए, एक आपका शो हो रहा है यहाँ पे भी 14N डीएनए, और कुछ आपके शो हो रहे हैं हाइब्रिड नेचर। तो ये लाइट और ये हाइब्रिड। ये जो 14N है ये नॉर्मल नाइट्रोजन है, ये जो 15N है जो आपके वो रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ साफ शो हो रहा है कि आपके दो तो ये आपके नॉर्मल हुए हैं और दो आपके ये हाइब्रिड नेचर के हुए हैं। अब इसका पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या शो किया गया है। देखो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को एज ए यूज़ किया है। ई कोलाई में इन्होंने जो मीडियम यूज़ किया है उस मीडियम में इन्होंने अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया। उस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज़ किया था वो रेडियो लेबल यानी कि हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यूज़ किया था 15N, ठीक है। और इसके बाद न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल आएगा वो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स था, वो 15N वाले जो रेड कलर के थे उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है, ठीक है। अब हमने इसके बाद यहाँ पर इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिंपल मेंशन किया है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैंने शायद आपको डायग्राम में शो करते हुए एक वर्ड यूज़ कर दिया होगा रेडियो लेबल्ड, ठीक है। वो रेडियो लेबल ना बोलकर मुझे वहाँ पर वो मेरा मिस्टेक हो गया, मुझे वो रेडियो लेबल ना बोलकर यहाँ पे मैं हैवी मुझे कहना चाहिए था। तो ये हैवी नेचर के होते हैं 15N और ये हाइब्रिड नेचर का 14N। अब इसमें क्या होता है, हैवी वाले में ये और लाइट वाले में डिफरेंस होता है कि जब हमारे पास सीजियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं तो सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से जो हैवी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस बेसिकली यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के बेसिस पे दोनों को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ना कि रेडियो लेबल फंक्शन से या फिर रेडियो लेबल उसके प्रॉपर्टी की वजह से। यहाँ पे रेडियो लेबल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हुई है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से सारा सेपरेशन हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर 15N नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं तो वो हैवी होगा एज़ कम्पेयर टू 14N, ठीक है। इसके बाद इन कल्चर को जो हमारे पास 15N वाले डीएनए मॉलिक्यूल्स थे उसके बाद हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया नॉर्मल मीडियम में। नॉर्मल मीडियम में आपका नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड था जिसमें आपके पास नॉर्मल 14N थे जो कि एज़ कम्पेयर टू 15N लाइट थे। ये हैवी होता है, ये होता है लाइट वाला, ठीक है। इसके बाद डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए हमने उस सैंपल को मल्टीप्लाई होने दे दिया, रेप्लिकेट होने दे दिया। तो इसके बाद हमने देखा कि आपके पास यहाँ पर हाइब्रिड आया है, हाइब्रिड नेचर है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम में शो कर दिया था। हाइब्रिड नेचर है, इसके बाद हमने इसको फिर से अलाउ कर दिया ग्रो करने के लिए। तो इसके पास अब हमारे पास मिक्सचर आ गया है हाइब्रिड का और लाइट का। यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में वही चीज़ बोली गई है कि जैसे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया कल्चर से,
जनरेशन के बाद 15 N to 14 N मीडियम में 20 मिनट्स के बाद, तो यहाँ पे हाइब्रिड आया है, उनके पास हाइब्रिड डीएनए है। इसके बाद जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है आफ्टर द सेकेंड जनरेशन इनकी 14 नेक्स्ट 20 मिनट के इंटरवल के बाद, और वहाँ पर इक्वल अमाउंट मिला है दोनों, किसका इक्वल अमाउंट है, हाइब्रिड डीएनए का और लाइट डीएनए का। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हमें रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करना है तो थायमिडीन को हम रेडियो लेबल करके भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूजिंग द रेडियो एक्टिव थायमिडीन टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड बाय द वीसीए फैबा बीन्स के ऊपर काम किया था। किसने, टेलर ने किया था और कलीग्स ने उसके 1958 में। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे मेसल्स और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। अब हम इसकी मशीनरी पढ़ेंगे और इसके एंजाइम्स पढ़ेंगे, कौन सी मशीनरी इन्वॉल्व है डीएनए के रेप्लिकेशन में और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जितने भी हमने यहाँ पे लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा, ई कोलाई के ऊपर हमने यहाँ पे भी काम किया था, देखा था एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगेन हम ई कोलाई के ऊपर ही पढ़ाई कर रहे हैं, इसी की स्टडी कर रहे हैं कि क्या होता है। तो कुछ एंजाइम्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, वो ई कोलाई के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बोला गया। जो मेन एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि डीएनए को एज ए पेरेंट डीएनए जो है वो एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है। पेरेंट डीएनए एज ए टेम्पलेट एक्ट कर रहा है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के लिए। तो वो जो प्रोसेस है, जो टेम्पलेट डीएनए के ऊपर न्यू डीएनए के मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, तो ये ऐसे तो नहीं होंगे, कोई ना कोई तो एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा उन सब में। तो वो जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है वो हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है, न्यू स्ट्रैंड की यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है। तो डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन, अच्छा इसको हम पॉलीमराइजेशन बोल रहे हैं क्योंकि न्यू डीएनए एंड टू एंड ऐड हो रहा है। पॉलीमरेज वही होता है ना, पॉलीमर्स होता है काफ़ी सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स, इसलिए पॉलीमराइजेशन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड पॉलीमराइजेशन। एंड डीएनए टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स क्यों बोला है, ऑब्वियसली मालूम होगा ना, डीएनए के लिए हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करते हैं। तो polymerization of deoxynucleotides. These enzymes are highly efficient enzymes as they have to catalyze polymerization of a large number of nucleotides in a very short time. ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमराइजेशन करनी है। इनकी एफिशिएंसी है 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर। तो अब हम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज के लिए पढ़ रहे हैं। ई कोलाई के केस में जो प्रेजेंट है उसकी स्पीड इतने बेस पेयर की है, और जो हमारे पास ह्यूमन के केस में है उसकी इतनी है। और ये जिस तरीके से लिखा गया है कि इतने बेस पेयर है, ये यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया कि 18 मिनट्स में, अगर हमने 18 मिनट्स में रेप्लिकेशन का प्रोसेस किया ई कोलाई के केस में और हमने किया ह्यूमंस के केस में, तो ई कोलाई के केस में हमारे इतने बेस पेयर्स 18 मिनट में ऐड होंगे और ह्यूमन के केस में हमारे इतने बेस पेयर्स 18 मिनट में ऐड होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं 2000 बेस पेयर पर सेकेंड पॉलीमराइजेशन होती है, और करता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर डीएनए पॉलीमरेज आपका इतने फास्ट एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर उसका एफिशिएंसी के साथ साथ इसमें एक्यूरेसी भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अगर ये इतने बेस पेयर्स ऐड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि रैंडमली कुछ भी ऐड करे जाएगा, एक्यूरेसी होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसको आपको स्पीड अप के साथ साथ एक्यूरेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बाय मिस्टेक यहाँ पर कुछ भी ऐड ऑन हो गया, न्यूक्लियोटाइड मिस्टेक हो गई, तो वहाँ पर वो हो जाएगा म्यूटेशन, क्योंकि आफ्टर ऑल रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन के बाद ही तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ही तो फिर ट्रांसलेशन होगा। तो अगर यहीं पे गड़बड़ कर दी
तो इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में गड़बड़ होगी, इसके बाद फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन है वहाँ मिस्टेक होगी, और क्योंकि अगर ट्रांसलेशन में मिस्टेक होगी तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें मिस्टेक हो जाएगी और वहाँ भी वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, तो म्यूटेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो इसलिए तो वो मतलब मिस्टेक वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स सर्व ड्यूअल पर्पस। क्या काम है उनका? उनका काम है स्पीड भी बढ़ाना है और एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। ठीक है, इन एडिशन टू एक्टिंग एज ए सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पे जितने भी DNTPs, यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, DNTPs होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अगर हम इन सब को यूज़ कर DNTPs हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर वो सबस्ट्रेट भी DNTPs क्या होते हैं बेसिकली, जो मैं स्टार्टिंग से ATGC लिख रही हूँ, ATGC, इनको हम डायरेक्टली अगर लिखना चाहे DNTPs भी लिख सकते हैं, जहाँ पर N जो है वो अलग अलग नेम के साथ आप जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी DNTPs हम यूज़ कर रहे हैं ATGC, इनको सबस्ट्रेट भी बनना है, वो उनको एज अ सबस्ट्रेट भी एक्ट करना है पॉलीमराइजेशन में। ऑल्सो दे नीड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द प्रोसेस पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, द टू टर्मिनल फॉस्फेट इन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, सेम एज इन केस ऑफ ATP। ठीक है, ATP रिलीज होता है इनके यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज, काफ़ी सारे और भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा, है ना, ताकि इस एक्यूरेसी को मेंटेन करें। अभी हमने इतना इसमें एनर्जी एक्सपेंस किया है, इतना एनर्जी यहाँ पे लगी है, तो ऑब्वियसली हमें और भी ज़्यादा एक्यूरेटली काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए फॉर लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल सिंस 2 strands ऑफ DNA कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स एंटायर लेंथ, है ना। अभी आपने ऊपर जब हमने वहाँ पर इमेज देखी थी वाटसन एंड क्रिक का, तो वहाँ पे ऊपर से कॉइल्ड था, अनकॉइलिंग सिर्फ नीचे थी ऐसे, और यहाँ पर आपका स्टैंड फॉर्मेशन हो रहा था। और हमारा DNA तो इतना लंबा है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा अनकॉइल होके बैठ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एक ही बार में एंटायर लेंथ में अनकॉइलिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए जो होता है, जो रेप्लिकेशन होगा, तो जब DNA ओपन अप होगा, अनकॉइल होगा, तो वो स्मॉल ओपनिंग होगी, थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा सा ओपनिंग हुआ, फिर उसमें रेप्लिकेशन हुई, फिर वो क्लोज़ हो जाएगा, और फिर अगला नेक्स्ट थोड़ा सा, तो थोड़े थोड़े चंक्स में ये आपके थोड़े थोड़े पार्ट्स में, आई वुड से नॉट चंक्स, थोड़े थोड़े पार्ट में इसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसको DNA फोक बोला हुआ है, उसको DNA फोक बोला है। द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही इसका पॉलीमराइजेशन होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, दिस क्रिएट्स एन एडिशन कॉम्प्लेक्सिटीज़। अब यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर DNA का स्ट्रैंड ऐसे फॉर्म करूँ, ये मेरा 5 प्राइम हो गया, ये मेरा 3 प्राइम हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम तो 3 प्राइम होगी। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब अगर यहाँ मेरे पास ये ओपन है, तो ये अगर 5 प्राइम है, मैं फिर से, मुझे ब्लू कलर लेना पड़ेगा, तो ये अगर 5 प्राइम है, एक सेकेंड मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश कर देती। हाँ, ये मेरा 5 प्राइम मान के चलो, ये मेरा 3 प्राइम है। अगर ये 5 प्राइम है तो ये इसका रेस्पेक्टिव साइड, ये 5 प्राइम होगा, ये 3 प्राइम था ना इसके कॉन्टिन्यूशन में, ये 5 प्राइम है तो इसका ये 3 प्राइम हुआ। तो अब यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन फोक यहाँ पर DNA सिंथेसिस होगी, वो तो 5 प्राइम से होने, ये तो फिर आपका 5 प्राइम से होनी चाहिए, 5 प्राइम तो 3 प्राइम। ठीक है, मतलब ये अब जो न्यूली सिंथेसाइज DNA है वो 5 प्राइम ये है, तो अब ये सिंथेसिस जो होगी वो नीचे से होगी, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से 5 प्राइम तो 3 प्राइम होगा। अब मैं अगर इसके केस में बात करूँ, तो मैं इसको दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देती हूँ दूसरी साइड के लिए, इसके लिए। ठीक है, इसका जो होगा ये ऐसे होगा, ये होगा 5 प्राइम,
मैं दूसरे तरीके से कर देती हूँ। फिर ये मैंने अब ना अनकॉयल मैंने इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए फोक क्या है। ये 5 प्राइम दिखा देते हैं, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। अब जो सिंथेसिस होगी वो 5 प्राइम तो 3 प्राइम होती है, मतलब सिंथेसिस ऐसे होएगी। ये ब्लू वाला जो है ये 5 प्राइम एंड है इसका, ये 3 प्राइम है, सिंथेसिस ऐसे हो गया। नीचे वाले के लिए ये 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो सिंथेसिस ऐसे होगी। अब यहाँ पे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया। जब डीएनए मान के चलो इस एंड से खुल रहा है, अगर डीएनए का ये पार्ट ओपन अप हुआ है, ये पार्ट ओपन अप हुआ है, तो ये सिंथेसिस कैसे होगी? इधर से सिंथेसिस होगी कि इधर से सिंथेसिस होगी, कैसे होएगी वो? तो यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया ये चीज़। तो इस वजह से हम अब, क्योंकि यहाँ पर तो 5 प्राइम तो 3 प्राइम ही आपको मेंटेन करके रखना है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यही चीज़ मेंटेन रहेगी। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये मैं आपको अभी डॉटर स्ट्रैंड बना के दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ये इसका पेरेंट स्ट्रैंड है मान के चल लो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप की डॉटर स्ट्रैंड्स मिलने वाली है। कौन सी? एक होगी कॉन्टिन्यूस और एक होगी डिसकॉन्टिन्यूस। एक होगी कॉन्टिन्यूस और एक होगी डिसकॉन्टिन्यूस, रेप्लिकेशन फोक के ऊपर ही, ठीक है। अब कौन सी कॉन्टिन्यूस और कौन सी डिसकॉन्टिन्यूस है वो याद रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तो स्ट्रैंड आपका टेम्पलेट जिसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा वो होगा कॉन्टिन्यूस, और जिसका आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा वो होगा डिसकॉन्टिन्यूस। इसको अगेन देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है। ये 5 प्राइम, ये आपके ब्लू कलर के जो है मैंने ये आपके पेरेंट स्ट्रैंड ये टेम्पलेट बना दिया। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जो टेम्पलेट आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, अब ये मेरा टेम्पलेट है 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये वाला। तो अब यहाँ पर जो अब आपका जो सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन होगा, वो देखो ऑलवेज इट विल फॉलो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, राइट। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सिंस इट हैज़ ए टेम्पलेट ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला टेम्पलेट है, इसलिए ये होगा आपका कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ऑन द अदर हैंड दिस टेम्पलेट्स हैज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, सिंथेसिस तो इसकी ऐसी ही होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में होगी। बट क्योंकि ये जो टेम्पलेट है, ये जो टेम्पलेट है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, इस वजह से इसका जो आपका सिंथेसिस होगा वो आपका डिसकॉन्टिन्यूस होगा, मतलब ऐसे ब्रेक होगी, कॉइलिंग ओपन होगी, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक ही कॉन्टिन्यूशन में बनता रहेगा, ये ब्रेक्स में बनता रहेगा, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस है और ये ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस होगा। द डिसकॉन्टिन्यूटी सिंथेसिस फ्रेगमेंट्स, इसके बाद डीएनए लाइगेज जो है उसको वो ज्वाइन कर देता है, जो डिसकॉन्टिन्यूस वाले, क्योंकि हम ऐसे वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग तो होएगी, तो लाइगेज जो होगा वो उसका ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। हम उसका कोई डायग्राम देख लेते हैं, अगर यहाँ दे रखा है, यस वी हैव डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन फोक ओवर हेयर। ये आपका कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है ना, ये जो आपका कॉन्टिन्यूस रेड कलर में है, और यहाँ पर आपका डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है इस तरीके से। अब यहाँ ये आपका इतना फोक ओपन हुआ है, मैं दूसरे कलर ले लेती हूँ, ये हमारा इतना फोक ओपन हुआ है, तो इतना सिंथेसिस हुआ है, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। इसके बाद ये और ज़्यादा ओपन होगा, ये ऊपर की तरफ और ज़्यादा ओपन होगा। तो अगर मान के चलो ये यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, तो ये तो रेड वाला कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, बट यहाँ ये फिर हॉल्ट आ गया, तो इसलिए ये फिर यहाँ से अगेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही फॉलो करेगा। तो ये जैसा अगर ये ऊपर से ओपन हो गया तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पर हॉल्ट हो रहा है, इसलिए ये डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म करेगा, और बाद में ये डीएनए लाइगेज की हेल्प से यहाँ पर इसकी जॉइनिंग हो जाएगी, गैप फिलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिख रहा बोल रखा है, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इनिशिएट नहीं कर सकता रेप्लिकेशन का खुद से, ठीक है, इसलिए वहाँ पर आपका एक ओरिजिन होता है, उस ओरिजिन को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऐसा नहीं है ना कि रैंडमली कहीं से भी डीएनए इनिशिएट हो जाए सिंथेसिस रेप्लिकेट होना,
न्यू डीएनए सिंथेसिस कहीं से भी हो जाए तो एक पर्टिकुलर प्लेस है, एक पर्टिकुलरली रीजन है जहाँ से ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट करेगा, न्यू डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इट इफ़ नीडेड टू बी प्रोपगेटेड ड्यूरिंग द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। ये वही चीज़ है कि भाई क्यों इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है कि अगर हमें पता हो, हमें जीनोम के बारे में स्टडी हो, तो हम बहुत इजीली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख सकते हैं, फिर वहीं से ही उस वेक्टर वगैरह बायोटेक्नोलॉजी कुछ टेक्निक्स हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बस सीधी सिंपल बात आपको याद रखने की ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन रैंडमली कहीं से भी शुरू नहीं हो जाए, ये प्रॉपरली पूरा प्रोग्राम्ड होता है। कहाँ से होगा ये भी उनका फाइनल होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वहीं से ही रेप्लिकेशन की इनिशिएशन होती है। फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज़ अंडरस्टूड वेल। अभी भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस रहती हैं। इन यूकैरियोट्स क्या केस होता है? द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेस। अब एस फेस क्या होता है? जो हमारा सेल साइकिल होता है उसमें काफ़ी सारे फेसेस होते हैं, जी फेस, एस फेस, मेटा फेस, तो काफ़ी सारे फेसेस होते हैं। तो जो हमारा यूकैरियोट्स के केस में है वो रेप्लिकेशन जो होगा डीएनए का वो एस फेस में होता है। ये बस इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑब्वियसली, है ना। ऐसा ना हो रहा कि सेल डिवीजन हो रही है अलग से और रेप्लिकेशन फिर कभी अलग से, नहीं, दोनों को ही कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। और रेप्लिकेशन जो होती है वो एस फेस साइकिल में, सेल साइकिल में होती है। ठीक है, और अगर कहीं बाय मिस्टेक अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो फिर इसके बाद क्रोमोसोमल एनोमली होती है, क्रोमोसोम के म्यूटेशंस हो जाती है और फिर वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हो जाती है। अभी कौन सी कंडीशन से क्या है वो फर्दर अगर जेनेटिक्स में पढ़ा जाता है उसको इन डिटेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कोई आप सजेशन देना चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा ठीक से बताएं, या आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स को। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।